नफरत से भरी मोहब्बत 31 to 40। प्लीज दोस्तों, स्टोरी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले दिन आर्यन पाखी को उसके घर ड्रॉप कर वहां से चला जाता है और अपने घर आने के बाद अपनी मोम से पाखी और उसकी शादी की बात करता है। जब आर्यन के डैड अपने बेटे के मुंह से शादी की बात सुनते हैं, वो भी पाखी के साथ, तो पहले तो वो साफ मना कर देते हैं, क्योंकि कोई बाप पिता एक शादीशुदा लड़की के साथ अपने बेटे की शादी तो बिल्कुल भी नहीं कराएगा। मगर पाखी काफी ज्यादा रिच थी, साथ ही खूबसूरत भी, जिसे कोई भी चाहकर मना कर ही नहीं सकता था। और अपने बेटे की जिद देखकर आर्यन के पिता भी हाँ बोल देते हैं। जब आर्यन के मोम और डैड दोनों ही पाखी के साथ आर्यन की शादी के लिए हाँ बोल देते हैं, तो आर्यन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। आर्यन कितना खुश है ना मोहिनी। आर्यन के पिता मोहित अपनी पत्नी से बोले, हाँ, हमारा बेटा काफी ज्यादा खुश है और मैं हमेशा अपने बेटे को ऐसे ही खुश देखना चाहती हूँ और मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी मायने रखती है, ना कि कुछ और बातें। और रही बात मिस पाखी की, तो हर किसी का एक पास्ट होता है, जैसे हमारा एक पास्ट है। और मिस पाखी वो काफी ज्यादा टैलेंटेड लड़की है और एक सफल बिजनेस वुमेन है, जिसके लिए लड़कों की लाइन लगी पड़ी है। और अगर आर्यन उसे पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो इसमें बुराई ही क्या है। हर किसी को प्यार करने का अधिकार है, अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। बोलते हुए मोहिनी मुस्कुरा देती है और अपनी पत्नी की बात सुन मोहित भी हाँ में अपना सर हिला देते हैं। पाखी का घर। पाखी मिस्टर जैन को देखते हुए बोली, डैड, मैंने फैसला की हूँ, मैं आर्यन से शादी करूंगी। जैसे ही पाखी इस बात को बोलती है, वैसे ही तनु और मिस्टर जैन दोनों ही उसे हैरान नजरों से देखने लगते हैं, जिन्हें हैरान देख पाखी बोली, आप दोनों को इस तरह से ऐसे हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों ने जो सुना सही सुना, मैं शादी कर रही हूँ, वो भी आर्यन से। इतना बोल पाखी शांत हो जाती है। तो यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? मिस्टर जैन पाखी से बोले। हाँ डैड। पाखी, तू श्योर तो है ना? तू सच में आर्यन के साथ शादी कर एक मैरिड लाइफ जीना चाहती है, या बस तू आर्यन को बोलते हुए ही तनु रुक जाती है? तू इतना परेशान मत हो, आर्यन एक अच्छा लड़का है और मुझे लगता है मैं उसके साथ अपनी जिंदगी आराम और प्यार से बिता सकती हूँ, तो तू फिक्र करना बंद कर दे। इतना बोल पाखी मुस्कुरा देती है और वो भी ऑफिस के लिए निकल जाती है। आर्यन का ऑफिस। आर्यन जब ऑफिस आता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है, जिसे ऐसे खुश देख उसके ऑफिस के सारे एम्प्लॉय थोड़े हैरान होते हैं, साथ ही खुश भी होते हैं। जब नील आर्यन को ऐसे खुश देखता है, तब वो आर्यन के पास जा उसे देखते हुए बोला, उद्धरण चिन्ह, क्या हुआ? क्या कोई बड़ी डील हाथ लगी है, या फाइनली मिसेस पाखी ने आपका दिल तोड़ ही डाली? इतना बोल नील हंसने लगता है। बेवकूफ लड़के, पाखी ने मेरा दिल तोड़ी नहीं, बल्कि अब वो हमेशा के लिए मेरी बनने वाली है और बहुत जल्दी ही हमारी शादी होने वाली है। बोलते हुए आर्यन नील को देखता है, मगर अपने बॉस की बात सुन नील उसे ऐसे देखता है जैसे आर्यन ने कुछ ऐसा बोला हो जो होना मुमकिन ना हो। अब ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ और जाकर अपना काम करो। काम वाम कुछ करता है नहीं, बस सैलरी लेने को बोल दो। इतना बोल आर्यन घूरकर नील को देख रहा होता है और आर्यन को इस तरह घूरते देख नील अपना मुंह बनाकर वहां से चला जाता है, जिसके वहां से जाते ही आर्यन भी अपने काम में लग जाता है। पाखी ऑफिस। पाखी जैसे ही अपने ऑफिस आती है, उसका मैनेजर उसे बताता है उसकी एक काफी जरूरी मीटिंग है, जिसे सुन वो मीटिंग रूम में चली जाती है, जहां पर पहले से ही काफी सारे लोग मौजूद होते हैं, जो पाखी को देख अपनी जगह से खड़े होते हैं और पाखी के इशारे पर बैठ मीटिंग शुरू करते हैं। और करीब 2 घंटे तक मीटिंग चलती है, जिसे खत्म करने के बाद पाखी अपने केबिन में जा अपना काम करने लगती है। पाखी अभी अपना काम कर ही रही होती है, तभी वहां पर तनु अपने हाथ में कुछ फाइल लिए आ जाती है और अंदर आते ही सारी फाइल पाखी के सामने पटक सामने लगी चेयर पर बैठ जाती है। जिसे ऐसा करते देख पाखी उसे हैरानी के साथ देखते हुए बोली, मिस तनु, ये क्या तरीका है? और क्या आप भूल रही हो, ये आपका घर नहीं ऑफिस है? बोलते हुए पाखी तनु को घूर रही होती है। सॉरी मैडम, गलती हो गई, पर क्या आप इन सभी फाइलों को पढ़कर इन पर अपनी साइन कर सकती हैं? मुझे इन सभी फाइलों को हमारे क्लाइंट तक पहुंचना है, तनु थोड़ा चिढ़ते हुए बोली। जिसे ऐसे चिढ़ते देख पाखी उसे हैरान नजरों से देखने लगती है और फाइल को उठा उन्हें पढ़ते हुए उन पर साइन करने लगती है। पाखी, एक बात बता, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है और तू करना क्या चाहती है? बोलते हुए तनु गौर से पाखी को देख रही होती है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है?
तू इसे छोड़ और एक बड़ी पार्टी की तैयारी कर। बहुत जल्दी ही एक बड़ी और ग्रैंड पार्टी होने वाली है हमारे घर पर, जिसमें सारे अमीर और शहर के नामी लोग इनवाइट होंगे। और हाँ, बहुत जल्दी ही मैं तेरी शादी करवाने वाली हूँ। तो तू अब खुद पर भी ध्यान देना शुरू कर, पाखी बिना तनु के तरफ देखते हुए बोली। यार, क्या तूने शादी की रट लगा रखी है? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, वैसे भी शादी के लिए कोई अच्छा सा लड़का भी तो होना चाहिए, मगर फिलहाल कोई लड़का भी नहीं है और मुझे शादी भी नहीं करनी है। तनु अपना मुंह बनाते हुए बोली। लड़का नहीं है तो मिल जाएगा, इसलिए तो पार्टी रखी है। पाखी फाइल बंद करते हुए बोली, जिसे सुन तनु कुछ भी नहीं बोलती है। वो बस उन फाइल को वहां से लेकर बिना कुछ बोले ही चली जाती है। जिसे जाते देख पाखी खुद से बोली, तूने मेरे लिए काफी कुछ की है तनु, अब मेरी बारी है। मैं तुझे एक अच्छे से लड़के के साथ शादी करा, तुझे मुझसे आज़ाद कर सकूं, ताकि तू अब अपने बारे में सोच सके, मेरे बारे में सोचकर परेशान ना हो। इतना बोल पाखी कुछ सोचने लगती है और सोचते हुए ही वापस से बोली, मुझे पता है मैं जो भी करने का सोच रही हूँ वो गलत है, मगर मेरी नज़रों में कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है और मैं जो करना चाहती हूँ उसे करके रहूँगी। मुझे पता है आयान रघुवंशी, तुम इस समय यहाँ नहीं हो और कहाँ हो मुझे ये भी नहीं पता, पर मुझे इतना जरूर पता है बहुत जल्दी ही तुम्हें लौट कर आना होगा और अपनी बर्बादी अपनी आंखों से ही देखनी होगी। मैं तुम्हें एकदम लाचार और मजबूर देखना चाहती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले मैं तुम्हारे सामने हुई थी। मेरे बाबा की मौत के असली जिम्मेदार तुम हो आयान रघुवंशी। तुमने मुझसे मेरे बाबा छीन लिया, तुमने मुझसे मेरी खुशियाँ छीन ली, अब मेरी बारी है और बहुत जल्दी ही मैं तुमसे तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगी। बहुत प्यार करते हो ना तुम अपने प्यारे भाई से, उसे दर्द तकलीफ में नहीं देख सकते, मगर अफसोस की बात तुम खुद ही अपने भाई की खुशियों को उससे छीन लोगे। इतना बोल पाखी किसी साइको की तरह हंसने लगती है और उसकी वो हंसी काफी भयानक होती है। तनु पाखी के केबिन से बाहर निकल अपनी फाइल में देखते हुए ही जा रही होती है और उसका ध्यान बिल्कुल भी सामने की तरफ नहीं होता है और सामने से आर्यन भी नील के साथ अपने मोबाइल में कुछ चेक करते हुए आ रहा होता है, साथ ही उसे कुछ बोल भी रहा होता है, जिसे नील आर्यन के पीछे चलते हुए सुन भी रहा होता है और हाँ में अपना सर हिला रहा होता है। और इस समय आर्यन तनु दोनों का ही ध्यान सामने की तरफ नहीं होता है और चलते हुए ही वो दोनों ही एक दूसरे से टकरा जाते हैं और टकराने के कारण ही दोनों अपना बैलेंस संभाल नहीं पाते और दोनों साथ में नीचे गिर जाते हैं। आर्यन नीचे और तनु आर्यन के ऊपर, और तनु के हाथ में पकड़ी सारी ही फाइल हवा में उछल जाती है, जिसके सारे पन्ने हवा में उड़ते हुए ही दोनों के ऊपर आ जाते हैं। तनु आर्यन के ऊपर थी और आर्यन तनु के नीचे और उन दोनों की ही आंखें एक दूसरे से टकरा जाती हैं, मगर तनु और आर्यन दोनों ही एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से नहीं बल्कि गुस्से में घूर कर देख रहे होते हैं। तुम पागल लड़के, तुमने मुझे गिरा दिया। बोलते हुए तनु गुस्से में आर्यन को देख रही होती है। क्या तुम कोई पागल हो जो सारा ब्लेम मुझे ही कर रही हो? एक तो तुम खुद आकर मुझसे टकराए और मेरे ऊपर गिर गई और मुझे ही ब्लेम कर रही हो। पागल लड़की, अब उठो मेरे ऊपर से, वैसे भी तुम्हारा ये 70 किलो का वजन संभालने की हिम्मत नहीं है मुझमें। बोलते हुए आर्यन उसे गुरु कर देख रहा होता है। क्या बोला तुमने? मेरा वजन 70 किलोग्राम है। बोलते हुए तनु आर्यन से अलग होती है और अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और गुस्से में अपना पैर पटकते हुए आर्यन को अपनी एक उंगली दिखाते हुए गुस्से में बोली, मैं तुम्हें कहाँ से इतनी मोटी और भारी लग रही हूँ? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मोटी बोलने की? बोलते हुए तनु काफी गुस्से में होती है। मैंने तुम्हें मोटी नहीं बोला, हाँ, मगर तुम खुद को खुद ही मोटी बोल रही हो, ये बात अलग है। इतना बोल आर्यन मुस्कुराने लगता है। तुम पागल लड़के, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। इतना बोल तनु गुस्से में अपने पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। जिसे जाते देख आर्यन चिल्लाते हुए बोला, साली साहिबा फाइल तो लेती जाओ जिसे तुमने गिरा दी है। इतना बोल आर्यन जमीन में पड़ी फाइलों को उठाने लगता है और नील खड़ा खड़ा अपने हाथों से अपना सर खुजाते हुए कभी तनु को देखता तो कभी आर्यन को देखता। क्या बोले तुम? तनु आर्यन की बात सुन अपनी जगह पर रुक जाती है और पलटकर आर्यन को हैरानी से देखते हुए बोली, सॉरी साली साहिबा, अगर मेरी बातों से तुम्हें बुरा लगा हो तो। पर क्या है ना, अब तो तुम मेरी साली बनने वाली हो तो तुमसे थोड़ा मस्ती मजाक तो चलते ही रहेगा ना। बोलते हुए आर्यन मुस्कुरा रहा होता है और आर्यन की बात सुन तनु भी मुस्कुरा देती है और आर्यन के पास जा उसे देखते हुए बोली, वैसे दिखने में तो तुम ठीक ठाक हो, पर कोई बात नहीं, मेरी पाखी तुमसे काम चला लेंगी।
इतना बोल तनु भी जोर से हंसने लगती है और तनु की बात सुन आर्यन उसे अपना मुंह बनाकर देखने लगता है। पाखी अपने केबिन के पास ही खड़ी होकर तनु और आर्यन की इस प्यारी सी नोकझोंक को देख रही होती है, जिसे देख उसके फेस पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो कुछ सोचने लगती है। दूसरी तरफ समर अपने होटल के मैनेजर से किसी जरूरी टॉपिक पर बात करते हुए चल रहा होता है। समर के होटल में एक काफी बड़ा इवेंट होने वाला था जो 2 दिन बाद ही था। उसके बारे में ही समर अपने मैनेजर से बातें करते हुए चल रहा होता है और उसका ध्यान पूरी तरह से अपनी बातों पर होता है और वो कॉरिडोर से होते हुए जा रहा होता है। तभी एक टर्न आता है जिसके लिए समर जैसे ही मुड़ता है, सामने से आ रही एक लड़की से टकरा जाता है जो खुद भी अपनी दोस्तों से बातें करते हुए आ रही थी और उसका भी ध्यान सामने की तरफ नहीं होता है, जिस कारण वो खुद भी समर से टकरा जाती है। मगर इससे पहले समर और वो लड़की दोनों ही टकराने के कारण गिर पाते, उससे पहले ही समर खुद को किसी तरह से संभाल लेता है। साथ ही वह उस लड़की को भी गिरने से बचा लेता है और उसे उसके दोनों कंधों से पकड़ लेता है, जिस कारण वो लड़की गिरने से बच जाती है। आप ठीक हो मिस? समर उस लड़की को देखते हुए बोला जिसने इस समय एक ब्लू कलर की मिनी ड्रेस पहन रखी थी। उसके सारे बाल कल किए होते हैं, चेहरा पर काफी सारा मेकअप, मगर वो काफी प्यारी लग रही होती है। ओह थैंक यू, मैं ठीक हूँ, वह लड़की समर से बोली, जिसकी बात सुन समर उसे छोड़ देता है और वह वहां से जाने लगता है। जिसे जाते देख वो लड़की जाते हुए समर को देख खुद से बोली, कौन है ये लड़का और ये इतना ज्यादा हैंडसम क्यों है? बोलते हुए ही वह लड़की समर को देख मुस्कुरा रही होती है। समर जैन नाम है उसका और वो इस होटल का मालिक है। नयन उस लड़की की एक दोस्त उसकी बात सुन बोली, क्या सच में ये इस होटल का मालिक है? वो भी इतना यंग और हैंडसम, इसे तो नयन रघुवंशी का बॉयफ्रेंड होना चाहिए। वैसे भी बेस्ट चीजें तो मैं ही डिजर्व करती हूँ, आखिरी में रघुवंशी परिवार की इकलौती बेटी जो हूँ। इतना बोलते हुए नयन मुस्कुराने लगती है। नयन क्या तू पागल है जो इस तरह की बातें कर रही है? वैसे भी तू उसे जानती ही कितना है, वैसे भी वो ऑस्ट्रेलिया रिटर्न है, क्या पता उसकी कितनी गर्लफ्रेंड रही होगी। नयन की एक दोस्त उसे देखते हुए बोली, सेटअप यार, अगर गर्लफ्रेंड हुई भी तो क्या हुआ, बीवी तो इसकी मैं ही बनूंगी। बोलते हुए नयन मुस्कुराने लगती है। रात का समय पाखी के घर में सभी डाइनिंग एरिया में बैठे डिनर कर रहे होते हैं। साथ ही सभी खामोशी के साथ ही डिनर कर रहे थे, जो आयु को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिस कारण आयु सभी को देखते हुए बोली, मोम क्या हुआ, आज सब इतने शांत होकर डिनर क्यों कर रहे हो? बोलते हुए ही आयशा सभी को देखने लगती हैं। कुछ नहीं मेरी आयु, बस आज सभी काम कर कुछ ज्यादा ही थक गए होंगे, इसीलिए सब इतना शांत हैं। नहीं तो तुम्हें पता है ना, खाते समय में तो बिल्कुल भी शांत रहकर नहीं खाती। तनु आयशा को देख बोली, आप सच में इतना थक गई मासी जो आज आप इतनी शांत बैठी हो? उद्धरण चिन्ह, हाँ थकी जरूर हूँ, पर इतना भी नहीं जो मैं अपनी आयु के साथ बात भी ना करूँ। इतना बोल तनु मुस्कुरा देती है, जिसके बाद सभी मिलकर डिनर करते हैं। दूसरी तरफ एक लड़का छड़ी की मदद से अपने कमरे में ही इधर से उधर चल रहा होता है, मगर वो 4 कदम चलने के बाद ही रुक जाता, फिर थोड़ा रुक वापस चलता। वो ऐसे ही करीब 5 से 6 मिनट करता, फिर वापस से बेड पर बैठ थोड़ा आराम करता। अभी वह लड़का अपने बेड पर बैठा ही था, उतने में ही उस रूम का डोर खोल एक लड़का वहां पर आ जाता है, जिसे देख पहला लड़का उसे सवालिया नजरों से देखने लगता है। तो वह लड़का बोलना शुरू करता है, सर जैसा आपने बोले थे मैंने पता लगाने की काफ़ी कोशिश की, मगर मुझे कुछ भी पता नहीं चला, ना ही हम उनके बारे में कोई जानकारी निकाल पाया। 5 साल पहले ही जब उनके पिता की मौत हुई, उसी दिन के बाद से वो कहीं भी नहीं दिखी। कोई नहीं जानता उनके साथ क्या हुआ, वह कहाँ पर है, जिंदा है भी या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ तक मैंने अपने तरफ से अपनी सारी कोशिश की, हर छोटे बड़े शहर सब जगह अपने आदमियों को भेज उनकी तलाश करवाए, मगर कोई फायदा नहीं, वह कहीं भी नहीं मिली। और अब तो ऐसा लगता है जैसे वह जिंदा है भी या नहीं, कुछ बोला नहीं जा सकता। बोलते हुए सामने खड़ा लड़का अपनी नजरें झुका लेता है, मगर उस लड़के की बात सुन बेड पर बैठा लड़का एकदम सुन पड़ जाता है, यहाँ तक वो कुछ बोलता तक नहीं है। जिसे ऐसे देख सामने खड़ा लड़का, जो शायद उस लड़के का असिस्टेंट या मैनेजर हो, वो डर जाता है और उसी डर के साथ बोला, सर आप ठीक हो? इस लड़के की बात सुन बेड पर बैठा लड़का इसे अपने एक हाथ से ही वहां से बाहर जाने का इशारा करता है, जिसे समझ मैनेजर जल्दी से बाहर चला जाता है और अंदर बैठा लड़का मैनेजर की बातों के बारे में सोचकर काफी ज्यादा दुखी होने लगता है
और वैसे ही दुखी होते हुए खुद से ही बातें करते हुए बोला, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मुझसे सच में काफ़ी बड़ी गलती हुई है। मुझे तुम्हें उस दिन बेसे छोड़कर नहीं जाना था। मुझे जाने से पहले तुम्हें अपनी सच्चाई बताकर जानी थी। अगर तुम्हें पता चलता मैं कौन हूँ और मैंने वह सब क्यों किया तो तुम मुझे पक्का माफ़ कर अपना ली होती, मगर मुझसे सच में काफ़ी बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, मगर देखो मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। पता नहीं तुम कहाँ पर हो, मगर जहाँ भी रहो मैं बस इतना ही चाहूँगा, तुम हमेशा खुश रहना। बोलते हुए ही उस लड़के की आंखों से काफ़ी सारे आंसू बह रहे होते हैं। अभी वह रो ही रहा था, तभी उसका मोबाइल बजने लगता है, जिसकी आवाज़ सुन वह लड़का अपने आंसुओं को साफ कर अपना मोबाइल उठा उसे आंसर करता है। और जैसे ही अपने कानों में लगाता है, वैसे ही दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो भाई। भाई आपको पता भी है भाई मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, और जब आप मेरे खुश होने की वजह सुनेंगे तो आप भी काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। बोलते हुए ही दूसरी तरफ मौजूद लड़का काफ़ी खुश नजर आ रहा होता है। अच्छा बताओ ऐसा भी क्या हुआ जो मेरा छोटा भाई इतना ज़्यादा खुश है? बेड पर बैठा लड़का मुस्कुरा कर बोला, भाई बहुत जल्दी ही मेरी शादी होने वाली है। मोम डैड मेरी शादी के लिए मान गए हैं। कल ही मोम डैड मेरा रिश्ता लेकर मेरे सपनों की रानी के पास जाने वाले हैं, और अगर दोनों परिवार मान गए तो 1 हफ्ते बाद ही हमारी सगाई, और सगाई के 3 दिन बाद हमारी शादी हो जाएगी। और ये सब मोम ने खुद ही बोली है। और भाई इस बार मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनने वाला हूँ। इस बार आपको मेरी सगाई तक आना ही होगा, क्योंकि आप नहीं आओगे तो मैं सगाई और शादी दोनों ही नहीं करने वाला हूँ। इसलिए आपको आना ही होगा, और मैं आपकी कोई भी ना नहीं सुनने वाला, समझे आप? बोलते हुए दूसरी तरफ मौजूद लड़का थोड़ा नाराज सा हो जाता है। ठीक है, तू फिक्र मत कर, मैं तेरी सगाई से पहले वहां पहुंच जाऊंगा। और फिर मुझे भी तो देखना है वो कौन है जिसने मेरे भाई का दिल चुराया है, और मेरे भाई की पसंद कैसी है वह भी तो देखनी है। बोलते हुए बेड पर बैठा लड़का मुस्कुरा देता है। भाई आप अपनी बात से पलटना नहीं, और जब आप मेरी सपनों की मलिका से मिलोगे तब आप मेरी पसंद को बस देखते ही रह जाओगे, और मुझे पूरा यकीन है मेरी पसंद आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। वैसे भी मेरी सपनों की रानी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है। इतना बोल वह लड़का मुस्कुरा देता है, और बैग पर बैठा लड़का भी मुस्कुरा कर फ़ोन कट कर देता है, और कुछ सोचते हुए खुद से बोला, मैं तेरे लिए काफ़ी खुश हूँ मेरे भाई, कम से कम तुझे तो तेरा प्यार मिल रहा है, और शायद मेरी किस्मत में प्यार लिखा ही नहीं है। इतना बोल बेड पर बैठा लड़का अपने मोबाइल में किसी लड़की की फ़ोटो देख उदास हो जाता है, और उस फोटो को देखते हुए ही उसकी आंखें नम सी हो जाती है। क्या लगता है आप सभी को कौन है ये लड़का, और ये किस लड़की की बात कर रहा है? अपनी राय कमेंट कर बताएं। पाखी का घर। सुबह का समय। अभी सुबह के बस 7 ही बज रहे थे। अभी घर के सभी लोग फ्रेश होकर नीचे आए ही थे। तभी घर की डोर बेल बजती है, जिसकी आवाज सुन एक मेड जाकर डोर खोलता है। वह जैसे ही डोर खोलता है, उसके सामने कुछ लोग खड़े होते हैं, और उन्हीं के पीछे काफ़ी सारे बॉडीगार्ड भी, जिनके हाथों में काफ़ी सारे गिफ्ट बॉक्स और काफ़ी कुछ होता है, जिन्हें देख मेड थोड़ा हैरान होता है, और उसी हैरानी के साथ बोला, जी आपको किनसे मिलना है? उद्धरण चिन्ह, हमें मिस्टर जैन से मिलना है, क्या वह इस समय घर पर है? आर्यन के डैड उस मेड से बोले। जी सर, आप सभी अंदर आ जाइए, मैं अभी सर को बताता हूँ। इतना बोल मेड सामने से हट जाता है, जिसके बाद आर्यन के मोम डैड, चाचा, चाची और आर्यन सभी अंदर आ जाते हैं, और अंदर आकर हॉल में लगे बड़े से सोफे पर बैठ जाते हैं। और सारे गार्ड अपने हाथ में लाए फल, मिठाई, गिफ्ट वही सामने लगे सोफे पर रख देते हैं, और फिर वो सारे ही गार्ड वहां से बाहर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में मिस्टर जैन, समर और तनु तीनों ही जो जस्ट डाइनिंग एरिया में गए थे, वह तीनों हॉल में आ जाते हैं, और वहां का नज़ारा देख तीनों ही थोड़े हैरान होते हैं। हेलो मिस्टर जैन, आर्यन के मोम डैड उन्हें देखकर बोले। जी नमस्ते, मिस्टर जैन उन सभी को देख बोले और अपने बच्चों के साथ सामने लगे सोफे पर बैठ जाते हैं। जी आप सभी यहाँ पर ऐसे और ये सब बोलते हुए मिस्टर जैन सामने टेबल पर रखे सामानों को देख आर्यन के मोम डैड से बोले, मिस्टर जैन देखिए, हमें घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती है, ना ही हमें बात को लंबी खींचनी आती है, जिस कारण हम आपसे साफ शब्दों में बोलेंगे। आज हम सभी यहाँ पर आपकी बेटी पाखी का हाथ अपने बेटे आर्यन के लिए मांगने आए हैं, और अगर आप इस रिश्ते के लिए हाँ बोलते हैं
तो हम जल्दी ही कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों बच्चों की शादी करवा देंगे। मोहिनी मिस्टर जैन को देखते हुए बोली। आर्यन की मोम की इस बात को सुनकर मिस्टर जैन शांत से हो जाते हैं और वह कुछ उन सभी लोगों को देखने लगते हैं। मिस्टर जैन को इस तरफ से शांत देख आर्यन के दिल की धड़कनें बढ़ सी जाती हैं और उसे डर लगने लगता है, कहीं मिस्टर जैन उसकी और पाखी की शादी के लिए मना तो नहीं करेंगे। यही सब सोचते हुए आर्यन काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। क्या आप सभी जानते हैं, मेरी बेटी पाखी पहले से ही शादीशुदा है और उसकी एक 4 साल की बेटी भी है। जी मिस्टर जैन, हमें सब पता है और सारी बातों को जानने के बाद ही हम आर्यन और पाखी की रिश्ते की बात करने आए हैं। और हमारा यकीन कीजिए, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है पाखी की पहले ही शादी हो रखी है या उसकी एक बेटी है। हमें तो बस इस बात से फर्क पड़ता है, दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों ही शादी करना चाहते हैं। हमारे लिए बस हमारे बेटे की खुशी मायने रखती है, बाकी कुछ और नहीं। मोहित मिस्टर जैन की बातों का जवाब देते हुए बोले। तनु बेटा जाओ, आर्यन को पाखी के रूम तक छोड़ आओ, तब तक समर और मैं शादी की बात कर लेते हैं। मिस्टर जैन तन्वी को देखकर बोले। जी डैड, बिल्कुल, मैं मेरे प्यारे आर्यन जीजू को पाखी के रूम तक छोड़ आती हूँ। तनु मुस्कुराते हुए बोली और पाखी के रूम में जाने का सुन आर्यन भी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और तनु उसे अपने साथ लेकर जाती है। जिनके जाने के बाद मिस्टर जैन अपने सामने बैठे सारे लोगों को देखकर बोले। सालों पहले मेरी बच्ची के साथ एक काफ़ी बुरी घटना हुई थी। किसी लड़के ने जबरदस्ती मेरी बच्ची के साथ शादी की और उस शादी के बाद जबरदस्ती कर उसे बेसे ही छोड़कर चला गया और कभी एक बार भी पलटकर मेरी बच्ची की तरफ नहीं देखा। बोलते हुए मिस्टर जैन की आवाज़ हल्की सी भारी हो जाती है। और तब से लेकर अभी तक मेरी बेटी एक बेरंग सी जिंदगी जी रही है, जहां उसके पास उसका पति नहीं है, पर फिर भी उस आदमी की जबरदस्ती को अपने गले लगाए आज भी बैठी है। और मैंने तो सोचा था मेरी पाखी कभी अपनी जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाएगी, मगर आज मैं सच में अपनी बेटी के लिए खुश हूँ, क्योंकि उसे आर्यन जैसा प्यार करने वाला जीवन साथी मिल रहा है। बोलते हुए मिस्टर जैन मुस्कुरा देते हैं। पाखी के साथ जो भी हुआ वह काफ़ी गलत और बुरा हुआ, मगर जो भी हुआ उसमें पाखी का कोई दोष नहीं है, ना ही हमें इस रिश्ते से एतराज है। और जब दोनों बच्चे राजी हैं, तो क्यों ना हम एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर दोनों बच्चों की शादी का अनाउंस कर दे। मोहिनी मुस्कुराते हुए समर और मिस्टर जैन को देख बोली। इधर चलिए जीजा जी, मैं आपको आपकी होने वाली दुल्हनिया के रूम तक ले चलती हूँ। तनु हंसते हुए बोली। बिल्कुल साली शाहीवा जी, आर्यन भी मुस्कुरा कर बोला और ऐसे ही वो दोनों बातें करते हुए चल रहे होते हैं और चलते हुए ही तनु की हिल स्लिप होती है, मगर इससे पहले तनु गिर पाती आर्यन उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है और उसे देखते हुए बोला, संभल कर साली जी, कहीं चोट न लग जाए। थैंक यू जीजा जी, अगर साली गिरती हैं तो आप बचा लेना। इतना बोल तनु ठीक से खड़ी होती है और एक रूम की तरफ इशारा कर बोली, लीजिए आपकी मंजिल आ गई, अब मैं चलती हूँ। इतना बोल तनु वहां से चली जाती है और आर्यन भी मुस्कुराते हुए डोर के पास जा सोचने लगता है, क्या उसे डोर नॉक करना चाहिए या फिर बिना नॉक किए जाना चाहिए। काफी देर तक कुछ सोचने के बाद आर्यन डोर बिना नॉक किए ही अंदर चला जाता है, मगर जैसे ही वह अंदर जाता है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। आर्यन जैसे ही डोर खोलता है वैसे ही वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि रूम के अंदर कोई भी नहीं था, जिस कारण आर्यन सारे रूम में देखने लगता है। तब उसे बेड पर सो रही आयु दिखती है, मगर पाखी कहीं भी नहीं दिखती है। ये देखकर आर्यन थोड़ा हैरान भी हो जाता है, साथ ही उसके कदम खुद ब खुद ही बेड की तरफ बढ़ जाते हैं और वह बेड के पास खड़ा होकर प्यार से आयु को देखने लगता है, जो सोते समय काफी ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही होती है, बिल्कुल किसी नन्हे खरगोश की तरह। साथ ही आर्यन और आयु दोनों की ही शक्ल एक दूसरे से काफी हद तक मिलती भी थी, जिस कारण आर्यन को आयु काफी ज्यादा अच्छी लगती है। आर्यन अभी बेड के पास खड़ा आयु को देख ही रहा होता है, तभी बाथरूम का डोर खुलता है और अंदर से पाखी बाथरोब पहने बाहर निकलती है। इस समय पाखी ने अपने बालों पर एक टोवेल लपेट रखा था और नहाकर आने की वजह से पाखी का गोरा चेहरा हल्का गुलाबी नजर आ रहा है और उसके गोरे सुंदर पैर भी आधे दिखाई दे रहे होते हैं। जब आर्यन पाखी को इस तरह से देखता है तो उसकी नज़र ही पाखी से नहीं हटती है और वो उसे देखने लगता है। पाखी अपनी ही धुन में अपने बालों को टॉवेल से पोंछती हुई जाकर मिरर के सामने खड़ी हो जाती है
और बे से ही खड़ी होकर बालों को सुखा रही होती हैं। मगर जैसे ही उसे एहसास होता है किसी की नज़रें उसे काफ़ी देर से निहारे जा रही हैं, जिसे महसूस कर पाखी झट से पीछे पलट जाती है और आर्यन को वहां पर देख पाखी काफ़ी हैरान होती है। आर्यन, तुम यहाँ पर कैसे? पाखी हैरानी के साथ बोली। मैं अकेला नहीं बल्कि अपनी पूरी फैमिली के साथ आया हूँ तुम्हारे डैड से तुम्हारा हाथ मांगने और जल्द से जल्द तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर ले जाने के लिए। इतना बोल आर्यन वही बेड पर बैठ जाता है और उसकी बात सुन पाखी पहले तो हल्का सा हैरान होने का नाटक करती है, मगर थोड़ी ही देर में उसकी हैरानी एक चमक में बदल जाती है और वह मुस्कुराने लगती है। मैं अभी चेंज कर आती हूँ, इतना बोल पाखी चेंजिंग रूम में चली जाती है और आर्यन और पाखी की आवाज़ सुन आयु की नींद भी भाग जाती है और वह उठकर बैठ जाती है। मगर जैसे ही आयु अपने पास आर्यन को देखती है बे से ही उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अंकल आप यहाँ? आयु खुश होते हुए बोली। क्वोट, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए देखो मैं चला आया। आर्यन आयु को अपनी गोद में लेते हुए बोला। आप सच बोल रहे हो अंकल, आपको सच में मेरी याद आ रही थी या मोम की? इतना बोल आयु अपनी दोनों आईब्रो उचका देती है। वैसे मैं तुमसे झूठ तो नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ तुम्हारी मोम से ही मिलने आया था, पर अच्छा हुआ जो तुम भी मुझे मिल गई। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, वो भी काफ़ी बड़ा और स्पेशल। बाला इतना बोल आर्यन प्यार से आयु का माथा चुम लेता है, जिसे देख आयु भी आर्यन के गाल पर किस कर बोली, मुझे पता है अंकल आपका सरप्राइज और मैं काफ़ी खुश भी हूँ क्योंकि आप मेरे डैडी बनने वाले हो। इतना बोल आयु अपनी दोनों बाहें आर्यन के गले में लपेट देती हैं, जिसे ऐसा करते देख आर्यन भी प्यार से उसे अपने गले से लगा लेता है और आयु को अपने गले से लगाते ही आर्यन को काफी सुकून मिलता है और मिले भी क्यों ना उन दोनों के बीच खून का रिश्ता जो था। मगर इस बात से अभी वह दोनों अनजान थे, वो दोनों अभी एक दूसरे को गले से लगाए हुए ही थे। तभी चेंजिंग रूम का डोर खुलता है और पाखी एक बिजनेस सूट पहने बाहर आती है। इस समय पाखी एक परफेक्ट बिजनेस वुमेन लग रही होती है। पाखी ने इस समय ब्लू कलर का एक बिजनेस सूट पहन रखी थी, बालों को प्रॉपर पोनीटेल में बांधी हुई थी, हाथों में महंगी रोलेक्स वॉच, कानों में छोटे छोटे डायमंड ईयरिंग, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक और चेहरे पर एक अलग ही नूर, जिसे इस तरह से देख आर्यन और आयु दोनों ही मुस्कुरा देते हैं। क्या हम नीचे चले? पाखी उन दोनों को देखकर बोली। हाँ मोम, चलो हम नीचे चलते हैं। इतना बोल आयु अपने दोनों हाथ आर्यन के गले में लपेट देती है, जिसे ऐसे देख पाखी कुछ भी नहीं बोलती है और वह बस बिना कुछ बाले रूम से बाहर निकल जाती है, जिसके पीछे ही आर्यन आयु को अपनी गोद में लिए चल रहा होता है। और जैसे ही वह तीनों नीचे जाते हैं और सभी की नज़र आर्यन की गोद में मौजूद आयु के चेहरे पर पड़ती है, तो वो सभी हैरानी के साथ ही आयु को देखने लगते हैं। साथ ही वह चारों लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और उन्हें अपनी आंखों में यकीन ही नहीं हो रहा था जो भी वह लोग देख रहे हैं वह कोई सपना है या हकीकत, क्योंकि आयु की शक्ल काफ़ी हद तक आर्यन से मिल रही होती है, जिस देख आर्यन के मोम, डैड और चाचा चाची चारों ही हैरान होते हैं। हेलो मिस्टर एंड मिसेस रघुवंशी, पाखी उन चारों को देख बोली। पाखी तुम चाहो तो हमें अंकल और आंटी बोल सकती हो, वैसे भी बहुत जल्दी ही हमारे रिश्ते जुड़ने वाले हैं। मोहिनी पाखी को देख बोली। ओके आंटी, पाखी मुस्कुराकर उन्हें देख बोली। मोम, ये सभी कौन है? आयु थोड़ी हैरान नजरों से सबको देखते हुए बोली। आयु, ये मेरे मोम, डैड और चाचू चाची है। आर्यन आयु को सभी से मिलाते हुए बोला। हेलो बड़े अंकल आंटी, आयु प्यार से सभी को देख बोली। और आयु की बात सुन सारे ही लोग मुस्कुरा देते हैं और मिसेस रघुवंशी तो आयु को अपनी गोद में लेते हुए बोली, तुम्हें देख ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारा कोई गहरा रिश्ता हो? इतना बोल वह प्यार से आयु को अपने गले से लगा लेती है, जिसे देख पाखी थोड़ा सा परेशान सी हो जाती है। मोम, रिश्ता होगा कैसे नहीं, बहुत जल्दी ही आप दोनों दादी और पोती जो बनने वाली हो। इतना बोल आर्यन मुस्कुरा देता है और सारे ऐसे ही थोड़ी देर बात करने के बाद वहां से चली जाते हैं। एक दिन बाद रात का समय, मिस्टर जैन का घर आज काफ़ी ज़्यादा सजा धजा हुआ होता है और हो भी क्यों ना, आज यहाँ पर एक बड़ी और ग्रैंड पार्टी जो रखी गई थी, जिसमें शहर के सारे बड़े बड़े नामी बिजनेसमैनों को इनवाइट किया गया था और उन्हीं के साथ कुछ बड़े नेता भी इस पार्टी में आए हुए थे और उन्हीं के साथ कुछ सेलेब्स भी यहाँ इनवाइट किए गए थे, जो सभी पार्टी में चार चांद लगा रहे थे। कुछ पॉलिटिशियन मिलकर आपस में पार्टी की बातें कर रहे थे,
तो कुछ बिजनेसमैन अपने बिजनेस से रिलेटिव बातें कर रहे थे। हर किसी के हाथों में शराब की ग्लास होती हैं और सभी आपस में बातें करने में लगे हुए होते हैं। इस पार्टी में एक भी रिपोर्टर मौजूद नहीं था क्योंकि किसी भी रिपोर्टर के यहाँ आने पर सख्त मनाही थी। पार्टी भी जोरों शोरों से चल रही थी और इसी पार्टी में आर्यन और उसकी सारी फैमिली आई हुई होती है, जो पाखी की फैमिली से बातें कर रहे होते हैं। पार्टी में सारे गेस्ट आ चुके थे और सभी को बस इंतजार था, तो वह बस पाखी के आने का और सारे लोग पाखी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि किसी ने भी आज से पहले पाखी को कभी नहीं देखा था, ना ही उन्हें पता था पाखी दिखती कैसी है, क्योंकि किसी भी अखबार या न्यूज में आज तक पाखी का चेहरा नहीं दिखाया गया था। ना ही किसी को पता था पाखी दिखती कैसी है, इसलिए हर किसी को पाखी को देखने की जल्दी पड़ी होती है। सारे बात करते हुए पार्टी एंजॉय कर रहे थे, साथ ही पाखी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एकदम से वहां की सारी लाइट बंद हो जाती है और एक हल्की डिम लाइट का फोकस ऊपर सीढ़ियों की तरफ चला जाता है, जहां पर एक लड़की जिसने गोल्डन कलर की नेट साड़ी पहनी हुई थी, जो काफी स्टाइलिश तरीके से होती है, जिसे देख ऐसा लग नहीं रहा था वो कोई साड़ी होगी। साथ ही एक हाथ में बेंगल, दूसरे में महंगी घड़ी, पैरों में मैचिंग हाई हील, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, बालों का बड़ा ही सुंदर बन बना हुआ था, जिस पर सामने से कुछ लटी दोनों गालों पर आ रही थी। गले में पी और ए शब्द का मंगलसूत्र जो किसी पेंडेंट की तरह था, और मांग में हल्का सा सिंदूर और चेहरे पर हल्का लाइट मेकअप, जिसमें पाखी काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। पाखी के साथ ही आयु भी होती है, जिसने सेम वही ड्रेस पहनी थी जिसे पाखी ने पहनी हुई थी, जिससे साफ पता चल रहा था वह दोनों माँ और बेटी है। उन दोनों ने ही एक दूसरे का हाथ पकड़ रखी थी और वह दोनों काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। जब वह दोनों ही माँ बेटी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी, तब वहां पर मौजूद हर किसी की नज़र उन दोनों लड़कियों पर ही थम सी जाती है। और जैसे ही आर्यन पाखी को देखता है, वैसे ही उसके दिल की धड़कनें काफी जोरों से धड़कने लगती हैं, जिसे तनु जो उसके पास ही खड़ी थी वह साफ सुन सकती थी। जैसे ही पाखी नीचे आती है, सारी लाइट वापस से चालू हो जाती है और पाखी भी चलकर अपने डेड के पास आ खड़ी होती है, जहां पर इस समय सारे ही रघुवंशी खड़े हुए होते हैं। जब सारे पाखी को इस इंडियन लुक में देखते हैं तो सबके ही चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और पाखी सभी को देख हेलो बोलती है। पाखी को देख सारे गेस्ट आपस में बातें करने लगते हैं, ये लड़की कौन है और ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है, इसके सामने एक सुंदर मॉडल और एक्ट्रेस सभी फीकी है। सारे ही लोग आपस में बातें करते हुए बोलने लगते हैं। जब पाखी देखती है सारे लोग उसके ही बारे में बातें कर रहे हैं, तब पाखी अपने हाथ में एक माइक लेती है और सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोली, अटेंशन एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड हेल्दी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर इस पार्टी में आए, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। इतना बोल पाखी शांत होती हैं और सभी को देखने लगती हैं, जो सारे उसे ही सवालिया नजरों से देख रहे होते हैं। मुझे पता है आप सभी यही सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ और यहाँ पर क्या कर रही हूँ, तो चलिए मैं आप सभी को अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम मिसेस पाखी है और मुझे लगता है मेरा नाम ही काफ़ी है आप सभी के लिए ये बताने को मैं कौन हूँ और क्या करती हूँ। मिसेस पाखी, ये आप कैसी बात कर रही हो? आपको भला कौन नहीं जानता? एक यंग लड़का पाखी देख बोला। बिल्कुल आपको कौन नहीं जानता मिसेस पाखी, आपको तो हर कोई जानता है, बस पहली बार आपको देख रहे हैं, एक उम्रदराज आदमी बोला। उन दोनों की बात सुन पाखी मुस्कुरा देती है और फिर आर्यन की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, बेल, ये पार्टी रखने के पीछे दो वजह है। पहली मेरे इंडिया आने की और दूसरी वजह आपको मिसेस रघुवंशी बताएगी। इतना बोल पाखी मोहिनी को देखने लगती है और पाखी की बात सुन मोहिनी अपने हाथ में माइक लेकर सभी को देख बोली, गुड इवनिंग एवरीवन। वैसे तो आप सभी को पता ही है हमारी कंपनी और पाखी की कंपनी मिलकर साथ काम कर रही हैं और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पर उससे भी बड़ी बात जिसे आप सबका जानना काफ़ी ज़रूरी है, आज से ठीक 2 दिन बाद मेरे बेटे आर्यन और मिस्टर जैन की बेटी पाखी दोनों की सगाई है और सगाई के 3 दिन बाद ही इन दोनों की शादी का शुभ मुहूर्त भी निकला है। जैसे है मोहिनी इस बात को खत्म करती है, वैसे ही कुछ लोग तालियां बजाने लगते हैं तो कुछ आपस में बातें करने लगते हैं, जिन्हें बातें करते देख म्यूजिक ऑन हो जाती है और कुछ यंग कपल डांस करने लगते हैं, जिनके साथ ही आर्यन और पाखी भी डांस करने लगते हैं। इस समय आर्यन ने अपने एक हाथ से पाखी की खुली हुई कमर को पकड़ा हुआ था
और दूसरा हाथ पाखी के कंधे पर अपना रखा हुआ था। ठीक वैसे ही पाखी ने भी आर्यन को थाम रखी हुई थी और वह दोनों प्यार से एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस कर रहे होते हैं और उन्हें ऐसे एक साथ देखकर सारे ही लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। ठीक वैसे ही आर्यन की छोटी बहन नयन, उसकी नज़र पूरी पार्टी भर में बस समर पर ही रुकी हुई होती है और वो उसे देखकर कभी शर्माती तो कभी मुस्कुराती, जिसे नयन की मोम काफी अच्छे से नोटिस कर रही होती है। अगली सुबह रघुवंशी मेंशन। नयन सुबह सुबह ही तैयार होकर घर से बाहर जा रही होती है। जिसे बाहर जाते देख हॉल में ही बैठी उसकी माँ वंदना बोली, नयन ये तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? बोलते हुए ही वंदना अपनी बेटी को अच्छे से देखने लगती है। नयन ने इस समय एक काफी सुंदर सी फ्रॉक पहनी हुई थी जिसमें वह काफी ज्यादा सुंदर और प्यारी लग रही थी, जिसके साथ ही उसने बेस्टन ईयरिंग और मैचिंग हिल भी पहन रखी थी। साथ ही चेहरे पर हल्का मेकअप, जिसे ऐसे देख उसकी माँ उसे ही सवालिया नजरों से देखने लगती है। मोम, मैं आपके लिए एक अमीर दामाद और अपने लिए एक अमीर और प्यार करने वाला पति ढूंढने जा रही हूँ। इतना बोल नयन शर्माने लगती है। जब मोहिनी, जो वहीं पर बैठी हुई चाय पी रही थी, वह नयन की इस बात को सुनती है तो उन्हें जोर का ठसका लग जाता है और वह जोरों से खांसने लगती है। क्या हुआ बड़ी माँ, आप ऐसे खांस क्यों रही हो? बोलते हुए नयन अपनी बड़ी माँ की पीठ सहलाने लगती है। अब तुम बात ही ऐसी करोगी जिससे खांसी क्या हार्ट अटैक आ जाए? बोलते हुए वंदना अपनी बेटी को घूरने लगती है। नयन, ये तुम क्या बोल रही हो? मोहिनी नयन से बोली। बड़ी माँ, मैं अपने लिए एक अमीर पति पटाने जा रही हूँ जिसके साथ शादी कर मैं आराम भरी जिंदगी जियो और सारी उम्र खुशी से रहूं बिना किसी फिक्र के। और आप दोनों फिक्र मत करो, मैंने अपने लिए एक अच्छा लड़का देख लिया है जो काफी ज्यादा अमीर और अच्छे परिवार से है, जिसे चाहकर भी आप लोग मना नहीं कर पाओगे। नयन मुस्कुराते हुए बोली, दीदी अब आप ही बताओ मैं इस लड़की का क्या करूं? इतना बोल वंदना सोफे पर जा बैठती है। अच्छा, क्या करता है लड़का जिसके साथ तुम शादी करना चाहती हो? मोहिनी नयन से बोली। बड़ी माँ, आर्यन भाई की शादी जिस लड़की से हो रही है ना, उसी का भाई समर, वो मुझे काफी पसंद आया और मैंने डिसाइड किया है मैं उसी से शादी करूंगी। इतना बोल नयन शर्माने लगती है। तो क्या वो लड़का भी तुम्हें पसंद करता है? वंदना थोड़ी चिढ़ते हुए बोली। नहीं, अभी नहीं, पर आप फिक्र क्यों करती हो मोम? आपकी बेटी किसी मिस इंडिया से कम थोड़ी है। जो समर मुझे पसंद ना करे, मैं उसे अपने प्यार के रंग में रंग ही लूंगी। आप दोनों फिक्र मत करो। इतना बोल नयन मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। जिसे ऐसे जाते देख मोहिनी और वंदना दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। पता नहीं इस घर के बच्चों का क्या लगा हुआ है। एक है जो यूएस में जाकर बैठा है और अभी तक आया नहीं, दूसरा जिसने खुद ही अपने लिए लड़की पसंद कर रखा है, वो भी एक बच्ची की माँ, और अब इसे देखो ये भी अपने ही मन का करने पर तुली हुई है। बोलते हुए ही वंदना अपना मुंह बना रही होती है, मगर वंदना की बात सुन मोहिनी वहां से उठकर चली जाती है। जिसे जाते देख वंदना का मुंह बन जाता है और वह खुद से ही बोली, बेसी जो भी हो, इस आर्यन ने काफी लंबा हाथ मारा है, मगर मेरी बेटी भी कुछ कम नहीं, उसने भी काफी अच्छा लगता देख रखी है अपने लिए। इतना बोल वह मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ पाखी अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही होती है। तभी उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन की आवाज आती है, जिसे सुन पाखी एक नज़र मोबाइल को देख वापस से अपना काम करने लगती है। तभी वापस से करीब 4 से 5 मैसेज की नोटिफिकेशन वापस से आती है, जिसकी आवाज़ सुन पाखी अपना मोबाइल अपने हाथ में लेकर उसे चेक करती है तो उस पर आर्यन के मैसेज आए होते हैं जिन्हें उसने व्हाट्सएप किया था। जिसे देख पाखी उन्हें ओपन करती है और ओपन कर पढ़ते ही पाखी के होठों पर मुस्कान आ जाती है। उस मैसेज में लिखा था, माय डियर फ्यूचर वाइफी, आज रात मैंने हमारे लिए एक रोमांटिक सी डेट अरेंज की है, तो क्या तुम अपना कीमती समय में से कुछ पल मुझे दे सकती हो? आज रात ठीक 8 बजे मैं तुम्हारे ही होटल के टेरेस पर इंतजार करूँगा और मुझे पता है मेरी पाखी मुझे ना नहीं बोलेगी। इतना लिखने के बाद काफ़ी सारे हॉट वाले इमोजी होते हैं, जिन्हें देख पाखी के होठों पर मुस्कान आ जाती है और पाखी उस पल को याद करने लगती है जब उसने जानबूझकर आर्यन को अपने साथ ही सोने के लिए कही थी, ताकि वो जान सके आर्यन भी कहीं आयान की तरह तो नहीं है जो उसका फायदा उठाने के बाद उसे छोड़कर चला जाए। मगर यहाँ पर पाखी गलत निकली थी। आर्यन आयान की तरह बिल्कुल भी नहीं था, ना ही उसने पाखी का जरा सा भी फायदा उठाने का सोचा था, बल्कि आर्यन चाहता तो उस दिन पाखी के साथ काफी कुछ कर सकता था।
क्योंकि पाखी ने खुद ही उसे इनवाइट भी की थी, मगर आर्यन ने बेसा कुछ भी नहीं किया। वह दोनों साथ में पूरी रात एक दूसरे की बाहों में रहे, मगर एक बार भी आर्यन ने नींद में भी उसे गलत तरीके से नहीं छुआ, जिसे याद कर पाखी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह आर्यन को याद कर खुद से बोली, तुम सच में काफ़ी अच्छे और सच्चे हो आर्यन, और वो लड़की काफ़ी खुश नसीब होगी जिसके साथ तुम्हारी शादी होगी। इतना बोल पाखी उदास सी हो जाती है और कुछ देर शांत रहने के बाद खुद से ही बोली, तुम सच में काफ़ी अच्छे हो आर्यन, और मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखा सकती, ना ही तुम्हें दर्द पहुंचा सकती हूँ, मगर अब मैं इतने आगे आने के बाद पीछे मुड़कर भी नहीं देख सकती। और सच कहूँ तो तुम्हारे साथ रहकर मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होता है और ऐसा लगता है जैसे मैं बस तुम्हारे साथ ही रहूँ, तुम्हें खुद से दूर ना जाने दूँ। और मुझे लगता है तुम भी मुझे अच्छे लगते हो और शायद मैं तुम्हारे साथ रहना भी चाहती हूँ। और मैं आई भी तो इसी मकसद से हूँ, ताकि उस आयान रघुवंशी से उसकी सबसे कीमती चीज़ छीन सकूँ। और इसके लिए अगर मुझे तुमसे शादी भी करनी पड़े तो मैं करूँगी तुमसे शादी, मगर मैं कभी भी तुम्हें अपनी नफ़रत के बीच नहीं आने दूंगी और तुम्हें इन सब से हमेशा दूर ही रखूंगी। बोलते हुए पाखी मुस्कुरा रही होती है और ये मुस्कुरा आर्यन को याद करने पर होती है। शाम का समय आर्यन अपने सारे कामों को निपटा कर जल्दी में वहां से जा रहा होता है, जिसे इस तरह इतनी जल्दी में जाते देख नील आर्यन को रोक बोला, आर्यन सर आज आप इतनी जल्दी कैसे जा रहे हो? क्या आज आपका काम करने का मन नहीं है? उद्धरण चिन्ह या कोई और बात है? इतना बोल नील उसे देखने लगता है। तुझे कितनी बार कहा है, जब भी मैं ऐसे कहीं जाओ तो मुझे टोकना नहीं, ना ही पीछे से आवाज लगाना, पर नहीं तुझे मेरी बात कभी समझ आए तब ना। तू ना बिल्कुल कुत्ते की पूंछ की तरह है जो कभी सीधी हो ही नहीं सकती है। अगर तू मेरा बचपन का दोस्त नहीं होता तो मैं तुझे कब का इस कंपनी से बाहर निकाल कर फेंक दिया होता। आर्यन काफी ज्यादा गुस्से में घूरते हुए नील से बोला, देखो सर अब आप ज्यादा बोल रहे हो, अगर आप ऐसे ही बोलोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नील किसी छोटे बच्चे की तरह बोला, हाँ जाता है तो जा, बल्कि मैं तो बोल रहा हूँ तू अभी ही जा, कम से कम मेरा पीछा तो छुड़ेगा तुझसे। बोलते हुए आर्यन अपना अजीब सा मुंह बना लेता है। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम बोलोगे तब भी मैं कहीं नहीं जाने वाला, और मैं क्यों जाऊँ कहीं, तुम खुद ही जाओ। सर जहाँ जा रहे हो कहीं लेट ना हो जाओ। इतना बोल नील वहां से अपने दोनों हाथ हिलाते हुए चला जाता है। जिसे ऐसे जाते देख आर्यन अपने ही बालों को अपने दोनों हाथों से खींचते हुए बोला, पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया जो इस नील के जैसा दोस्त मुझे मिला। बोलते हुए वो घूर कर जा रहे नील को देखता है और अपना सर झटक वहां से बाहर की तरफ जाने लगता है। जब आर्यन अपनी कार में बैठता है तब उसे कुछ ध्यान आता है और वो अपना मोबाइल निकाल अपने भाई को मैसेज करता है, भाई कल रात मेरी सगाई होने वाली है और 3 दिन बाद शादी है, और आपने वादा किए हो आप मेरी सगाई तक पहुंच जाओगे तो मुझे इंतजार रहेगा आपके आने का, और मेरे ही साथ मोम डेड भी आपका इंतजार कर रहे होंगे। तो ठीक 8 बजे आप याद से घर आ जाना भाई, क्योंकि आप नहीं आओगे तो मैं सगाई नहीं करने वाला। इतना लिखकर आर्यन मैसेज सेंड कर देता है और होटल मैनेजर से बात करने लगता है। दूसरी तरफ समर अपने केबिन में बैठा कुछ जरूरी काम कर रहा होता है, तभी उसके केबिन का डोर खुलता है और नयन बड़े ही अंदाज से चलते हुए केबिन के अंदर आती है। जब समर डोर खुलने की आवाज़ सुन सामने देखता है तो वह नयन को वहां पर देख काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसी हैरानी के साथ ही उसे देखने लगता है। हेलो मिस्टर समर, पहचाना मुझे? बोलते हुए ही नज़र समर के सामने लगी चेयर पर जा बैठती है। जिसे इस तरह से आकर बैठते देख समर काफ़ी हैरान होकर उसे ही देखने लगता है। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही आपको बता देती हूँ मैं कौन हूँ। इतना बोल नयन अपना एक हाथ आगे कर बोली, मैं नयन आर्यन भाई की इकलौती छोटी बहन और रघुवंशी परिवार की इकलौती बेटी। इतना बोल नयन मुस्कुराने लगती है, मगर समर वो नयन को पूरी तरह से इग्नोर कर वापस से अपना काम करने लगता है। जिसे ऐसे खुद को इग्नोर करते देख नयन का मुंह बन जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर समर को देखने लगती है जिसने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। मिस्टर समर, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मगर आप हो मुझे ऐसे इस तरह से इग्नोर कर रहे हो। इतना बोल वो वापस से समर की तरफ देखने लगती है। देखिए मिस नयन, आप जो भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, और पहली और आखिरी बात, ये मेरा ऑफिस है, कोई आपका घर नहीं जो आप इस तरह से उठकर यहाँ पर आ गई। इतना बोल समर वापस से अपना काम करने लगता है। उद्धरण चिन्ह
कोई बात नहीं मिस्टर समर, आप बोलो तो मैं ऑफिस खत्म होने के बाद आपके घर आ जाती हूँ। तब तो आप मुझसे बात करोगे ना? और क्या आप मुझे किसी अच्छी सी रोमांटिक से डेट पर लेकर चल सकते हो? आपको पता है मिस्टर समर, मैं आज तक एक भी बार डेट पर नहीं गई हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ एक रोमांटिक सी डेट पर चलोगे? देखो मुझे पता है मैं काफ़ी खूबसूरत हूँ और लड़के मुझे देख प्रपोज करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, मगर मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, इसलिए बोल रही हूँ मेरी बात मानो और मेरे साथ डेट पर चलो। और हाँ, अगर मेरे कारण तुम्हें देरी हो रही हो तो कोई बात नहीं, मैं ऑफिस खत्म होने के बाद तुमसे आकर मिलूंगी। इतना बोल नयन समर को एक फ्लाइंग किस दे वहां से चली जाती है। मगर समर वह तो काफ़ी ज़्यादा हैरानी के साथ ही डोर की तरफ देख रहा होता है जहां से नयन गई थी। समर खुद से बोला, लड़की है या बला? इस तरह से भला कौन किसे डेट पर चलने के लिए बोलता है? इतना बोल समर अपना ध्यान झटक वापस से अपना काम करने लगता है और नयन बाहर निकलकर खुश होते हुए खुद से ही बोली, वो नयन तूने तो कर दिखाए, मगर तुझे नहीं लगता ये बंदा काफ़ी ज़्यादा खड़ूस टाइप का है? पर कोई बात नहीं, तू है ना, तू इन्हें शादी के बाद स्वीट बना देना बिल्कुल अपनी ही तरह। इतना बोल नयन मुस्कुराने लगती है और खुद को समर के साथ इमेजिन करते हुए खुश हो रही होती हैं। साथ ही नयन समर के साथ शादी के और शादी के बाद सुहागरात फिर बच्चे सभी को इमेजिन करते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती हैं। रात का समय पाखी अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। इस समय पाखी ने आर्यन की दी ही रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जिस पर डायमंड से वर्क किया गया था जो ऑफ शोल्डर होती हैं। साथ ही फ्लोर टच भी, और उस ड्रेस में पाखी के हल्के कॉलरबोन साफ नजर आ रहे थे। साथ ही उसके सुंदर और अट्रैक्टिव फिगर काफ़ी उभरकर दिखाई दे रहे थे। इस समय पाखी ने एकदम लाइट मेकअप की होती है जिस पर रेड डार्क लिपस्टिक, मैचिंग एआई, सेंटिल, बेंगल, साथ ही पाखी के काले गोल्डन बाल जो कल किए हुए थे वह काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और पाखी इस समय सच में काफ़ी सुंदर लग रही थी, बिल्कुल ऐसी जिसे देख हर कोई अपनी पलकें झपकाना भी भूल ही जाए। पाखी आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारे जा रही थी और उसका एक हाथ उसके गले में पहने हुए मंगलसूत्र पर होता है जिसे पाखी काफी नफरत भरी नजरों से देख रही होती है। पाखी अभी अपनी सोच में ही गुम थी। उतने में ही उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर पाखी होश में आती है और उसके फेस पर प्यारी सी मुस्कान भी आ जाती है। वो मॉम, आप कितनी ज्यादा प्रिटी लग रही हो। इतना बोल आयु अपनी मोम को बिना पलके झपकाए ही देख रही होती है। आप भी काफी ज्यादा प्रिटी हो मेरी गुड़िया। इतना बोल पाखी आयु को अपनी गोद में उठा उसे किस कर लेती है। मोम, ये आप क्या कर रही हो? किस करने से आपकी लिपस्टिक खराब हो जाएगी और आपको वापस से लिपस्टिक लगानी पड़ेगी। आयु बड़ी ही मासूमियत के साथ बोली। नहीं होगी बेटा खराब, क्योंकि ये लिपस्टिक वाटरप्रूफ है, साथ ही सबसे महंगी भी, इसलिए ये बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाली, खासकर तब तक जब तक इसे मेकअप रिमूवल से ना निकाला जाए। इतना बोल पाखी मुस्कुराती है और घड़ी में समय देखती है। मोम, आप मेरे लिए डेडी लेने जा रही हो ना? तो ऑल दी बेस्ट मोम, आप मेरे लिए दुनिया की सबसे बेस्ट डेडी लाना, और मुझे ना वह अंकल काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इतना बोल आयु मुस्कुरा देती हैं और अपनी बेटी की इस बात को सुन पाखी के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है और वो आयु को अपनी गोद में उठाकर ही रूम से बाहर निकलने लगती है। और वह जैसे ही सीढ़ियां उतरने वाली होती है वैसे ही तनु उसे देख चिल्लाते हुए बोली, पाखी ये क्या कर रही है? इस पेंसिल हिल में आयु को लेकर सीढ़ियां उतरेगी तो खुद भी गिरेगी और मेरी बेटी को भी गिरा देगी। इतना बोल तनु पाखी की गोद से आयु को नीचे उतार देती है और उसे गुस्से से घूरते हुए देखने लगती है जिसे इसी तरह से देख पाखी कुछ भी नहीं बोलती और वो वहां से जाने लगती है। ध्यान से जाना और समय पर घर लौट कर आना। वैसे भी इससे पहले मैं किसी और पर भी आंख बंद कर भरोसा कर चुकी हूँ जिसकी सजा मुझे अंकल को खोकर मिली। इतना बोलते ही तनु की आवाज़ कुछ भारी सी हो जाती है और उसकी बात सुन पाखी के कदम अपनी जगह पर ही थम जाते हैं और वो बिना पीछे मुड़े ही देख बोली, अब मैं वो पुरानी पाखी नहीं रही जो लोगों से धोखा खा सके। और आर्यन, उसकी चिंता तू मत कर। इतना बोल पाखी वहां से निकल जाती है और तनु उसे जाते हुए देख खुद से बोली, फिक्र कैसे ना करूँ, तेरी दोस्त कम बेहन ज्यादा है तू मेरी, और मेरे लिए मेरी दुनिया भी तेरे लिए ना सोचूं तो किसके लिए सोचूं। इतना बोल तनु आयु को अपने साथ लिए हॉल में आ जाती है। दूसरी तरफ आर्यन ने एक साथ 1 स्टार होटल में उसका सारा टेरेस आज के लिए बुक कर रखा था
जिसके हर तरफ लाल गुलाब की पंखुड़ियों को ऐसे फर्श पर बिछाया गया था जैसे वो कोई कार्पेट हो। हर तरफ कैंडल लगी हुई थी, साथ ही रंग बिरंगी लाइटें भी लगी हुई थी। और टेरेस के बीचों बीच एक खूबसूरत सा टेबल सजाया गया था, जो डिनर के लिए था। आर्यन एक चेयर पर बैठा काफी बेचैनी के साथ डोर की तरफ ही देखे जा रहा था, और बस पाखी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। इस समय आर्यन की आंखें पाखी को देखने के लिए तरस चुकी थी। आर्यन ऊपर चांद को देखते हुए खुद से बोला, मुझे पता है तुम सुंदर हो, मगर मेरा चांद वो तो तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। और दिल थामकर बैठे रहना, कहीं मेरे चांद को देख तुम्हारा दिल ना फिसल जाए और तुम्हें कहीं मुझसे जलन ना होने लगे। बोलते हुए ही आर्यन ऊपर देखते हुए मुस्कुरा रहा होता है। अभी आर्यन चांद से बातें कर ही रहा होता है, तभी उसके कानों में हल्की टिक टिक आवाज पड़ती है, जो अब उसके कानों में किसी संगीत की तरह गूंज रही होती है, जिसे सुनकर आर्यन के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। उद्धरण चिन्ह। और वो जैसे ही पलट कर पीछे देखता है, वैसे ही उसकी नजरें अपने सामने खड़ी पाखी पर थम सी जाते हैं, और आर्यन के कानों में किसी गाने की धुन सी बजने लगती है, और आर्यन बस बिना पल के झपकाए ही पाखी को देखने लगती है। ठीक वैसे ही पाखी की नज़र जब आर्यन पर पड़ती है, तो उसकी भी नज़र बस आर्यन के हैंडसम से चेहरे पर ही थम सी जाती है, और वह भी बिना पल के झपकाए ही आर्यन को देखते हुए उसके तरफ अपने एक एक कदम ले रही होती है। और उस समय उन दोनों को ही ऐसा लगता है जैसे वो पल बस वहीं पर थम सा जाए, और वो दोनों एक दूसरे से कभी भी जुदा ना हो। अब पाखी और आर्यन दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और दोनों ही एक दूसरे को बड़े ही प्यार से देखे जा रहे थे। मैंने आने में देर तो नहीं की ना? उद्धरण चिन्ह। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ आई मेरे लिए, यही सबसे बड़ी और खास बात है। आती कैसे नहीं, तुमने इतनी प्यार से जो बुलाए थे। इतना बोल पाखी चारों तरफ देखने लगती है, जहाँ पर हर जगह कैंडल और फूल लगे हुए थे, जिसे देखते ही पाखी की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। तुम्हें ये सब पसंद तो आया ना? आर्यन प्यार से पाखी को देख बोला। हाँ, ये सब काफी ज्यादा प्यारा है, बिल्कुल किसी सपने की तरह, पाखी खुश होकर बोली। और पाखी की बात सुन आर्यन भी मुस्कुरा उठता है, और उसे देख बड़े ही प्यार से बोला, भूख लगी है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। हाँ, वो भी जोरों से। उद्धरण चिन्ह। चलो हम डिनर करते हैं। इतना बोल आर्यन अपना एक हाथ पाखी के आगे करता है, जिसे पाखी थाम लेती है, और फिर दोनों डिनर टेबल तक चलकर जाते हैं। आर्यन किसी जेंटलमैन की तरह पाखी के लिए चेयर पीछे करता है, जिस पर वह बैठ जाती है, और आर्यन भी पाखी की बगल में बैठ जाता है और उसके लिए खुद ही डिनर सर्व करने लगता है। आर्यन और पाखी दोनों ही एक दूसरे को प्यार से देख रहे होते हैं, और आर्यन खुद अपने हाथों से पाखी को खाना खिला रहा होता है। टेबल पर सारा खाना पाखी की पसंद का ही था, और आर्यन की तरह ही पाखी भी उसे बड़े ही प्यार से खाना खिला रही होती है। थोड़ी ही देर में दोनों का डिनर हो जाता है, जिसके बाद आर्यन पाखी को डांस के लिए बोलता है, और पाखी भी हाँ बोल आर्यन का हाथ थाम लेती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे की आंखों में प्यार से देखते हुए डांस करने लगते हैं, और डांस करते हुए ही दोनों एक दूसरे से बातें भी कर रहे होते हैं। रात का समय था, साथ ही चांदनी रात, और ऊपर से आर्यन जो पाखी से काफी ज्यादा प्यार करता है। डांस करते हुए ही आर्यन महसूस करता है पाखी को हल्की ठंड लग रही है, क्योंकि उसकी ड्रेस स्लीवलेस थी। साथ ही उस ड्रेस में पाखी के क्लीवेज भी साफ दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण आर्यन अपना कोट उतार कर धीरे से पाखी को पहना देता है, जिसे ऐसा करते देख पाखी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, और वो भी बड़े ही प्यार से आर्यन को देखते हुए बोली, कभी किसी ने मेरे लिए इतना नहीं किया जितना तुम मेरे लिए करते हो। मैंने तो कभी सोची भी नहीं थी कभी मेरी जिंदगी में कोई आएगा और मुझे इतना प्यार देगा जितना प्यार तुम मुझे देते हो। थैंक यू आर्यन, मेरी जिंदगी में आने के लिए थैंक यू, मुझे इतना प्यार देने के लिए। इतना बोल पाखी आर्यन के गले से लग जाती है और उसे एक टाइट हक कर लेती है। आर्यन भी पाखी को अपनी बाहों में भर उसे प्यार से बोला, मुझे पता है पाखी, तुमने काफी कुछ फेस किया है, मगर अब और नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब तक आर्यन रघुवंशी तुम्हारे साथ हैं तब तक कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता है, ना ही कोई तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा कर सकता है, और मैं भी तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना बोल आर्यन पाखी को खुद से दूर करता है और आसमान की तरफ देखने का बोलता है, और जैसे ही पाखी आसमान की तरफ देखती है वैसे ही वहां पर एक धमाका सा होता है और बड़े बड़े शब्दों में लिखा आता है, आई लव यू पाखी, जिसे देखते ही पाखी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और उसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती है।
और थोड़ी देर साथ समय बिताने के बाद आर्यन पाखी को उसके घर ड्रॉप कर खुद भी अपने घर चला जाता है। मगर वो दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं उन दोनों की जिंदगी में काफी बड़ा तूफान आने वाला है और उन दोनों की खुशियों में ग्रहण लगने वाला है। एक दिन बाद, रात का समय, आज रघुवंशी महल किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। साथ ही यहाँ पर काफी ज्यादा चहल पहल मची हुई होती है। शहर के सारे अमीर और रईस नामी लोग आज यहाँ आए होते हैं, क्योंकि आज के दिन आर्यन और पाखी की सगाई जो होनी थी। इसलिए ही सारे महल को किसी दुल्हन सा सजाया गया था, क्योंकि सगाई के 3 दिन बाद ही शादी भी जो थी। सारे गेस्ट आ चुके थे और सभी यहाँ पर आकर आपस में बातें करने में लगे हुए थे और हर किसी के होठों पर बस एक ही बात थी, आर्यन और पाखी की सगाई और फिर शादी। यहाँ तक जब से ये बात बाहर निकली थी, हर कोई बस इसी टॉपिक पर ही बातें किए जा रहे थे। आर्यन अपने कमरे में खड़ा खुद को आईने में देख मुस्कुरा रहा होता है और नील आर्यन के रूम में ही लगे एक सोफे पर बैठा अपनी उदास नजरों से बस आर्यन को ही देखे जा रहा होता है। अब कब तक ऐसे उदास रहेगा? और तू ये मान क्यों नहीं लेता? पाखी तेरी किस्मत में नहीं है, इसलिए वो तुझे नहीं मिल रही है। इतना बोल आर्यन मुस्कुरा देता है। मैं उदास नहीं हूँ, बस मेरा दिल तोड़ दिया गया है। मैंने तो सोचा था मैं शादी कर एक सुखी जीवन बिताऊंगा, मगर अफसोस की बात है मेरी शादी से पहले ही तेरी शादी हो रही है, इसलिए मैं उदास हूँ। इतना बोल नील अपनी नजरें झुका लेता है। यार नील, अब ऐसे उदास होना बंद कर, वैसे भी आज मेरे लिए काफी ज्यादा खास दिन है, आज मेरी सगाई है। इतना बोल आर्यन मुस्कुराने लगता है और नील भी हल्का सा सड़ा हुआ फेस बनाकर बोला, मैं तेरे लिए हूँ। इतना बोल वो आर्यन को ही देखने लगता है। उसी महल में नयन के रूम में पाखी भी तैयार होकर बैठी हुई थी। इस समय पाखी ने एक पिंक कलर का लहंगा पहनी हुई थी। उसके लंबे और काले सुनहरे बाल खुले हुए थे, जो थोड़े से सामने की तरफ होते हैं और बाकी सारे पीठ पर जिन्हें कल किया गया था। ड्रेस को मैच करता ही नेकलेस, इयरिंग, चूड़ियां, बिंदी सभी ड्रेस से मैचिंग होता है। आज पाखी के चेहरे पर हल्का मेकअप किया होता है और थोड़े से ही मेकअप में पाखी काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। पाखी के ही साथ उस रूम में तनु और आयु भी होती हैं और उन दोनों ने भी आज लहंगा पहन रखी थी, जिसमें वो दोनों काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती हैं। वो भाभी, आप तो सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। आपको पता है भाभी, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं ही दुनिया में सबसे सुंदर हूँ, मगर आज आपकी खूबसूरती देख मुझे पता चल रहा है मेरी सोच कितनी गलत थी, और मुझसे भी ज्यादा तो आप सुंदर हो। इतना बोल नयन बस पाखी को देख मुस्कुरा रही होती है। ऐसा कुछ नहीं है नयन, तुम भी काफी सुंदर हो, पाखी मुस्कुराकर बोली। तनु उन दोनों की बात सुनकर बोली, यार मुझे लगता है अब हमें नीचे चलना चाहिए। वैसे भी आंटी ने जो समय बोली थी वो तो हो ही गया। इतना बोल तनु वापस से घड़ी देखने लगती है। नीचे हॉल में मिसेस रघुवंशी, मुझे लगता है सारे गेस्ट तो आ चुके हैं, तो अब आप उन्हें भी बुला लीजिए जिनके लिए ये पार्टी रखी गई है। एक औरत मिसेस रघुवंशी को देखकर बोली। मिसेस रघुवंशी, सब तो ठीक है, मगर आपका बड़ा बेटा वो नहीं आया अपने छोटे भाई की सगाई में। क्या उसे पता नहीं है आज उसके छोटे भाई की सगाई है? एक दूसरी औरत बोली। तुम दोनों को इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरा बड़ा बेटा, उसे पता है और वो इंडिया आ चुका है और मुझे लगता है वो यहाँ पर पहुँचता ही होगा। मगर फिर भी अगर वो ट्रैफिक में फंसकर लेट भी हुआ तो कोई बात नहीं, और हाँ, सगाई का मुहूर्त हो चुका है और मुझे लगता है आर्यन और पाखी दोनों को नीचे बुलाने का भी समय हो गया है। इतना बोल मिसेस रघुवंशी वहां से उन्हें एक सिक्योजमी बोल चली जाती है और वो नयन को कॉल कर आर्यन और पाखी दोनों को साथ में नीचे भेजने का बोलती है, जिसे सुन नयन हाँ में जवाब देती है। 5 मिनट बाद ही आर्यन और पाखी दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़े सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर सबकी नजरें बस उन्हीं पर थम सी जाती है। और जैसे ही दोनों नीचे आते हैं, वैसे ही मोहिनी उन दोनों को अपने पास आने का इशारा करती है और जैसे ही दोनों उनके पास जाते हैं, वैसे ही मोहिनी अपने हाथ में माइक लेकर सभी से बोली, हेलो एवरीवन, वैसे तो आप सभी को पता है आज आप सभी यहाँ पर क्यों आए हो और आज क्या है, पर फिर भी मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। आज मेरे छोटे बेटे आर्यन और मिस्टर जैन की बेटी पाखी, इन दोनों की सगाई है। जैसे ही मोहिनी इतना बोलती हैं, वैसे ही सारे लोग जोरों से तालियां बजाने लगते हैं, जिन्हें देख मोहिनी मुस्कुरा देती हैं और वापस से बोली, पंडित जी के अनुसार सही मुहूर्त का समय हो गया है, तो क्यों ना पहले सगाई कर की जाए।
उसके बाद तो फिर बातें होती ही रहेगी। इतना बोल मोहिनी तनु और नयन दोनों को ही देख कुछ इशारा करती है, जिसे समझ दोनों ही लड़कियां एक बड़ी सी सुंदर थाली में एक एक रिंग का बॉक्स लिए दोनों के पास खड़ी हो जाती हैं, और उन दोनों के साइड में दोनों के ही घर वाले खड़े होते हैं। आर्यन बेटा रिंग पहनाओ, आर्यन के डेड बोले। डेड भाई तो आए ही नहीं, आर्यन डोर की तरफ देखते हुए बोला। क्वोट, तुम्हारा भाई आ जाएगा, पर मुहूर्त निकल गया तो बाद में नहीं आएगा। चलो रिंग पहनाओ, मोहिनी बोली, जिसे सुन आर्यन भी हाँ में अपना सर हिला पाखी की तरफ देखता है, और पाखी भी मुस्कुराकर अपना हाथ आगे कर देती है, जिसे थामकर आर्यन बड़े ही प्यार से उसे रिंग पहना देता है, जिसके ऐसा करते ही सारे लोग जोरों से तालियां बजाने लगते हैं। पाखी तुम भी रिंग पहनाओ बेटा, मिस्टर जैन पाखी को देख बोले, और अपने डेड की बात सुन पाखी आर्यन को देखती है, जो उसे ही बड़े प्यार के साथ देख रहा होता है, साथ ही अपना एक हाथ आगे भी कर देता है, जिसे देख पाखी मुस्कुरा देती है। मगर पाखी के सामने सालों पहली हुई घटना आ जाती है, और उसे वो सब याद आने लगता है जो कुछ भी आयान ने उसके साथ किया था, जिसे याद कर पाखी का दिल कड़वाहट से भर उठता है, और वो आर्यन को देखती है, जो उसके ही रिंग पहनाने का इंतजार कर रहा होता है, साथ ही उसे बड़े ही प्यार के साथ देख भी रहा होता है, जिसे देख पाखी को अपने सीने में गर्माहट का एहसास होता है। फिर वो अपनी बेटी आयु को देखती है, जो उसके पास ही खड़ी थी, जो उसे देखकर बोली, मोम रिंग पहना दो ना। जिसे सुन पाखी तनु, समर और मिस्टर जैन तीनों को एक बार देखती है, तो वो सभी भी उसे अपनी पलकें झपका कर हाँ में इशारा करते हैं, जिसे देख पाखी मुस्कुराकर आर्यन की उंगली में रिंग पहनाने लगती है। मगर इससे पहले वो रिंग आर्यन की उंगली में जा पाती, उससे पहले ही रिंग पाखी के हाथ से झुक जाती है, और गिरते हुए सामने की तरफ जाने लगती है, जिस पर सबकी ही नज़र थम सी जाती है, और वो रिंग लुढ़क कर जाते हुए एक जगह पर रुक जाती है। ठीक तभी एक लड़का वहां पर आकर रुक जाता है, और उसी के कदमों के सामने जाकर वो रिंग रुक जाती है, जिसे देख वह लड़का झुककर उस रिंग को उठा लेता है, और जैसे ही आर्यन उस लड़के को देखता है, वैसे ही वो काफी ज्यादा खुश होते हुए बोला भाई। मगर जैसे ही तनु, समर, पाखी, मिस्टर जैन सभी उस लड़के को देखते हैं, सबकी ही आंखें गुस्से और नफरत से भर उठती हैं। तो क्या लगता है आप सभी को, क्या मोड़ लेगी आगे की कहानी, और क्या आर्यन पाखी की शादी हो पाएगी? कौन है वो लड़का जिसे देख पाखी और उसके घर वालों की आंखें नफरत से भर उठी? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और मुझे फॉलो, साथ ही कमेंट करना ना भूले। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलता।